मेथड, जिसका पार्ट 3 आज अपन करेंगे, जिसे आज लास्ट पार्ट में हम इस चीज़ को एंड कर देंगे। लास्ट चैप्टर में हमने इसके पार्ट 2 में पढ़ा था कि कंपनी में हरण कैसे होता है, अंशों का हरण कैसे किया जाता है, लेकिन आज हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम आगे के चैप्टर्स का जो भी है उसे सिंपलेस्ट तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इसमें बेटा क्वेश्चंस बनता है अधिकृत पूंजी व निर्गमित पूंजी में अंतर बताइए। अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी में अंतर। जब भी अंतर की बात आएगी तो सबसे पहले अंतर का आधार अपन को लिखना पड़ेगा। तो अंतर के आधार की बात आती है इसमें, और फिर उसके बाद निर्गमित पूंजी, अधिकृत पूंजी। तो निर्गमित पूंजी यहाँ लिख देंगे हम, गलत, अधिकृत पूंजी यहाँ लिखेंगे बेटा, और निर्गमित पूंजी कहाँ लिखेंगे, आगे। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए। सबसे पहले अधिकृत पूंजी पार्षद सीमा नियम के उल्लेख के तहत इसमें उस पूंजी का लेखा किया जाता है जो सर्वप्रथम कंपनी में स्थापित की जाती है। निर्गमित पूंजी वह पूंजी होती है जो जनता को हम पैसा जब मांगते हैं उसके बदले दी जाती है। अधिकृत पूंजी के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होती है। निर्गमित पूंजी के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी को हम देय करते हैं, और निर्गमित पूंजी में स्टाम्प ड्यूटी को नहीं दिया जाता है। पार्षद सीमा नियम में इसकी जानकारी होना अनिवार्य होती है। अधिकृत पूंजी की, निर्गमित पूंजी की जानकारी देना पार्षद सीमा नियम में अनिवार्य नहीं होती है। अब प्रश्न उठता है अपने सामने कि पार्षद सीमा नियम क्या है। पार्षद सीमा नियम, तो देखिए भाई, पार्षद सीमा नियम कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस बोला जाता है। जी क्या होता है बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। जब भी पब्लिक कंपनी की स्थापना की जाती है तो कंपनी का समामेलन लेने से, समामेलन यानी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को पार्षद सीमा नियम में सम्मिलित किया जाता है। जब पार्षद सीमा नियम पूरा हो जाता है इसके बाद ही कंपनी को लाइसेंस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अंश व स्कंद में अंतर बताइए। तो देखिए क्वेश्चंस में वैसे ही लिखना है। पहले अंतर का आधार, फिर अंश, फिर स्कंद। अंतर के आधार में सबसे पहला क्वेश्चन आता है उद्देश्य। अंश का उद्देश्य होता है कंपनी की पूंजी को एकत्रित करने के लिए जनता को अंश निर्गमित करना, जबकि स्कंद का उद्देश्य होता है किसी वस्तु का निर्माण करना और निर्माण के बाद उस वस्तु को बना के स्टोर में रख देना। डिमांड जैसे ही बढ़ेगी स्कंद का उपयोग होना शुरू हो जाएगा, और अंश का एक अपने आप में ही निर्गमित मूल्य होता है। प्रत्येक अंश की एक नियत संख्या होती है, जबकि स्कंद की कोई नियत संख्या नहीं होती है। अंश का पूर्णदत्त होना आवश्यक होता है। जब भी अंश इशू किए जाएंगे तो पब्लिक इसका पैसा मांगेगी, लेकिन स्कंद का पूर्णदत्त होना आवश्यक नहीं है। अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है, स्कंदधारी कंपनी का सदस्य नहीं होता है। ये इसका दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, अंशों के हरण और समर्पण से क्या आशय। अंशों के हरण व समर्पण से क्या आशय है। तो अपन सबसे पहले इसमें पॉइंट ऑफ व्यू में लिखेंगे, अंशों का हरण कंपनी का एक अधिकार होता है। अंशों के हरण एक दंडात्मक कार्यवाही होती है। कल भी जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, अंशों के हरण की प्रक्रिया में जब कोई अंशधारी आवेदन की राशि का भुगतान कर देता है
आवंटन की राशि का भुगतान कर देता है, लेकिन प्रथम याचना द्वितीय याचना की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसके अंशों को क्या कर लिया जाता है, हरण कर लिया जाता है। तो हरण में क्या होता है, उसका नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा देते हैं और उसके द्वारा दी गई आवेदन आवंटन की राशि को हम जब्त कर लेते हैं। तो अंशों का हरण एक क्या है, दंडात्मक कार्रवाई है। अंशों के समर्पण का अधिकार अंशधारियों को होता है। यदि वो चाहता है कि वह अपने अंशों को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दे तो वो कर सकता है, यह उसे एक स्वैच्छिक अधिकार प्राप्त होता है। अंशों की हरण की प्रक्रिया को सूची आ में सम्मिलित किया जाता है। अंशों की हरण की प्रक्रिया को सूची आ में, अंशों के समर्पण की प्रक्रिया को सूची आ में समर्पित नहीं किया जाता है। अब इसके बाद इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी हम देखेंगे। उसमें छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आएंगे, शॉर्ट नोट जिसे हम टिप्पणी बोलते हैं हिंदी में। ये होती क्या है बेटा, जैसे अधिकृत पूंजी, यह वह पूंजी कहलाती है जिसका उपयोग सर्वप्रथम कंपनी का निर्माण में किया जाता है। दूसरी पूंजी जिसका नाम है प्रार्थित पूंजी। प्रार्थित पूंजी, यह वाली जो प्रार्थित पूंजी होती है, इस पूंजी को हम जनता से जो पैसा मांगते हैं उसके लिए होती है। तीसरी होती है याचित पूंजी। याचित पूंजी में जैसे पब्लिक से हमने पैसा मांगा 10,000 और पब्लिक ने सिर्फ हमें कितना दिया, 8,000, तो ये क्या, कौन सी पूंजी कहलाएगी, याचित पूंजी कहलाएगी बेटा। चुकता पूंजी किसे कहते हैं, चुकता पूंजी वह पूंजी कहलाती है जिसका भुगतान हम 1 वर्ष के दौरान लाभांश के तौर पे कर देते हैं, इसे चुकता पूंजी कहते हैं। संचित पूंजी को हम रिजर्व में रखते हैं। इस पूंजी के प्रॉफिट को हम किस में रखते हैं, रिजर्व में। इसका उपयोग कब किया जाता है, जब कोई अचानक ही हमारी कंपनी पे किसी प्रकार की कोई विपत्ति या इमरजेंसी सिचुएशंस आती है तो हम इस पूंजी का उपयोग कर लेते हैं। आयाचित पूंजी वो पूंजी कहलाती है जिसका उपयोग हम, आयाचित पूंजी वह पूंजी कहलाती है जो हमने मांगा 10,000 लेकिन हमें मिला 8,000, तो कितना कम मिला, 2,000, तो इसे आयाचित पूंजी कहते हैं। इसी के साथ कंपनी का पार्ट 3 समाप्त होता है। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से अपन को करना है हैंडल, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।